नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा मांग का अर्थ, मांग को प्रभावित करने वाले कारक और मांग का नियम। इस वीडियो में हम आपको मांग के विभिन्न प्रकार समझाएंगे। तो मांग के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है कीमत मांग। कीमत मांग हमारी कीमत और मांग मात्राओं के बीच संबंध को सूचित करती है। हमने मांग का जो अर्थ देखा वही कीमत मांग से लगाया जाता है। जब भी हम मांग शब्द का प्रयोग करते हैं हमारा अभिप्राय कीमत मांग से ही होता है। कीमत मांग दी हुई समय अवधि में विभिन्न कीमत स्तरों पर उपभोक्ता द्वारा बाजार में मांगी जाने वाली मात्राओं को सूचित करती है। यदि आपको मांग का अर्थ क्लियर है तो आपको कीमत मांग का अर्थ भी वही बताना है जो मांग का अर्थ है। दूसरे शब्दों में हम यूँ कहें, कीमत मांग कीमत और मांग के बीच उल्टा और ऋणात्मक संबंध सूचित करती है, जिसको हम चाहें तो रेखा चित्र के द्वारा भी बता सकते हैं कि कीमत और मांग का उल्टा संबंध होता है। एक तरफ कीमत है x अक्ष पर, y अक्ष पर हमने मांग मात्राओं को सूचित किया है। डिमांड वक्र ये हमारा कीमत मांग को सूचित करने वाला वक्र है। कीमत मांग कीमत और मांग के बीच उल्टे संबंध को बता रही है। दूसरा है मांग का प्रकार आय मांग। आय और मांग के बीच संबंध को सूचित करती है। आय और मांग के बीच वैसे तो जनरली धनात्मक संबंध होता है, क्योंकि उपभोक्ता अपनी आय बढ़ाने के साथ ही मांग भी बढ़ा लेता है, लेकिन आय कम होने के साथ उसकी मांग भी घट जाती है। ऐसा सभी वस्तुओं के संबंध में हो ये जरूरी नहीं होता। तो आय मांग वक्र को हम दो आधारों पर देख सकते हैं। श्रेष्ठ वस्तुओं का आय मांग वक्र कैसा होगा और घटिया वस्तुओं का आय मांग वक्र कैसा होगा। उदाहरण के लिए हम गुड़ को शक्कर की तुलना में घटिया वस्तु मानते हैं। यदि श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में आय मांग वक्र सूचित करते हैं तो x अक्ष पर आय स्तर, y अक्ष पर मांग मात्राएं बताई जाएगी, जिसके अंदर इनके संबंध को धनात्मक रूप से सूचित किया गया। इनका संबंध कैसा है? धनात्मक। यानी जितनी श्रेष्ठ वस्तुएं हैं उपभोक्ता अपनी आय वृद्धि के साथ ही उनकी मांग बढ़ा लेता है, और यदि उनकी आय घट जाती है तो इन श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग भी कम हो जाती है। लेकिन घटिया वस्तुओं के संबंध में आय मांग वक्र ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि यदि इन वस्तुओं की मांग उपभोक्ता आय बढ़ती है तो घटा लेगा, और यदि उसकी आय कम होती है तो इन वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। तो घटिया वस्तुओं के संबंध में आय और मांग वक्र का जो संबंध है वो कैसा है? ऋणात्मक। तो हम यूं कह सकते हैं कि घटिया वस्तुओं के संबंध में आय मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होगा और श्रेष्ठ वस्तुओं के संबंध में यह धनात्मक होगा। आय मांग वक्र को हम एंजल वक्र के नाम से भी जानते हैं। आय मांग वक्र एक निश्चित समय अवधि में आय के विभिन्न स्तरों पर बाजार में उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली मांग मात्राओं को सूचित करता है। अब मांग का तीसरा प्रकार आड़ी या तिरछी मांग। आड़ी या तिरछी मांग एक वस्तु की कीमत कम या ज्यादा होने पर उनसे संबंधित पूरक या प्रतिस्थापन वस्तुओं की मांग मात्राओं पर प्रभाव को सूचित करती है। हमने मांग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, तब आपको बताया कि मांग को पूरक और प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतें भी प्रभावित करती है। अब पूरक और प्रतिस्थापन वस्तुओं के संबंध में आड़ी और तिरछी मांग किस प्रकार से होगी उनको भी हम रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला हम ले रहे हैं प्रतिस्थापन वस्तुओं के संबंध में। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे जो एक के बदले में हम दूसरे को प्रयोग में ले सकते हैं। पहले भी बता चुके हैं आपको, जैसे चाय और कॉफी, गुड़ और शक्कर, ये एक दूसरे की प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। ऐसी वस्तुओं में यदि माना चाय हमारी मुख्य वस्तु है तो x की कीमत बढ़ेगी, यानी चाय की कीमत यदि बढ़ती है तो उससे संबंधित प्रतिस्थापन वस्तु कॉफी की मांग भी बढ़ जाएगी। यानी एक की कीमत बढ़ी तो उससे संबंधित प्रतिस्थापन जो वस्तु है उसकी मांग भी बढ़ गई। कीमत बढ़ने के साथ ही मांग बढ़ जाती है प्रतिस्थापन वस्तुओं के संबंध में। तो प्रतिस्थापन वस्तुओं की आड़ी और तिरछी मांग कैसी हुई? धनात्मक। यदि हमारी मुख्य वस्तु x की कीमत कम होती है तो प्रतिस्थापन वस्तु की मांग भी कम की जाएगी,
क्योंकि उपभोक्ता तब अपनी मुख्य वस्तु जो एक्स वाली है उसी को ही वो आगे के लिए भी खरीदता रहेगा। यानी मांग प्रतिस्थापन वस्तु की नहीं बढ़ेगी, वरन हमारी मुख्य जो एक्स वस्तु है उसी की बढ़ती रहेगी। ए की कीमत कम हो रही है तो मांग उसी की बढ़ रही है, ए की कीमत बढ़ रही है तो प्रतिस्थापन वस्तु की मांग भी बढ़ रही है। यानी दोनों का सीधा संबंध, एक चर राशि बढ़ने से दूसरी चर राशि का बढ़ जाना, एक चर राशि का घटने के साथ ही दूसरी चर राशि का भी घट जाना, यह इनके धनात्मक संबंध को सूचित कर रहा है। अब देखें यदि हम आडी और तिरछी मांग पूरक वस्तुओं के संबंध में कैसी होगी। हम पहले आपको क्लियर कर चुके हैं, पूरक वस्तुएं वे जिनको हम एक के बदले दूसरे को प्रयोग में नहीं ले सकते, जैसे दाएं बाएं पैर के जूते, पेन और स्याही। ऐसी वस्तुओं के संबंध में आडी और तिरछी मांग कैसी होगी, वो होगा हमारा इसका जो ढलान है वो ऋणात्मक प्रकार का होगा। यहां हम एक्स वस्तु कार को मानते हैं तो वाई वस्तु हो जाएगी हमारी पेट्रोल। यदि एक्स वस्तु कार की कीमत घटेगी तो लोग कार की डिमांड अधिक करेंगे, तो उससे रिलेटेड वाई वस्तु अर्थात पेट्रोल की मांग भी बढ़ जाएगी। यानी एक की कीमत कम होने से दूसरी वस्तु की मांग बढ़ गई, उल्टा संबंध, कीमत कम मांग ज्यादा। अब यदि इनकी कीमतों में वृद्धि होती है तो लोग कार की मांग कम करेंगे, कार की मांग कम करेंगे तो पेट्रोल की मांग भी कम हो जाएगी। यानी कीमत वृद्धि के साथ ही वाई वस्तु की मांग का कम हो जाना, उल्टा संबंध, कीमत वृद्धि के साथ वाई वस्तु की मांग घट गई और कीमत कम होने के साथ ही वाई वस्तु की मांग बढ़ गई। तो इस जो ढलान को हमने ऋणात्मक रूप में सूचित किया है। तो पूरक वस्तुओं के संबंध में आडी और तिरछी मांग कैसी होती है, ऋणात्मक प्रकार की। ये तो थे मांग के जो मुख्य 3 प्रकार है, कीमत मांग, आय मांग, आडी और तिरछी मांग। इसके अलावा भी मांग के और 3 रूप हमारे सामने दिखाई देते हैं, जिनको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। जनरली मांग के 3 प्रकार बताते हैं, लेकिन इनके अलावा भी बाजार में हमें मांग जिस रूप में दिखाई देती है उसके आधार पर चौथा जो रूप है वो है संयुक्त मांग। जैसे हम किसी वस्तु की मांग करते हैं और उससे रिलेटेड जो वस्तुएं हैं बाजार में अपने आप ही स्वतः ही उनकी मांग उत्पन्न हो जाती है मुख्य वस्तु की मांग के कारण, तो उस मांग को हम कहते हैं संयुक्त मांग। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा होना। कैसे जुड़ी हुई, जैसे एक उदाहरण के लिए यदि हमें अचार बनाना है तो केरी हमारी मुख्य मांग है, केरी के आम का अचार बनाने के लिए केरी हमारी मुख्य मांग है, लेकिन उनसे संबंधित जो मसाले हैं बाजार में उनकी मांग संयुक्त रूप से की जाएगी, क्योंकि अचार बनाने में उन मसालों की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो जब एक वस्तु की मांग के साथ उससे रिलेटेड अन्य वस्तुओं की मांग बाजार में स्वतः ही आ जाती है तो ऐसी मांग कहलाती है संयुक्त मांग। नेक्स्ट है व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग का उत्पन्न हो जाना। बाजार में जब हम किसी वस्तु की मांग करते हैं तो उसका उत्पादन करने में लगे साधनों की मांग भी अपने आप उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी मांग कहलाती है व्युत्पन्न मांग। मतलब किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उसमें लगे साधनों की मांग जब स्वतः प्रकट हो जाती है तो उसको हम कहेंगे व्युत्पन्न मांग। कपड़े का उत्पादन करना है तो उसमें लगे जो भी साधन है, जितनी भी लेबर है, जितना भी कच्चा माल है, उनकी मांग की जाएगी तो वो कहलाएगी हमारी व्युत्पन्न मांग। और मांग का लास्ट प्रकार है सामूहिक मांग।
जब किसी वस्तु के बहुत सारे उपयोग होते हैं, एक वस्तु बहुत सारे कामों में उपयोग में ली जाती है, और जब हम बाजार में ऐसी वस्तु की मांग प्रकट करते हैं तो उसको हम कहेंगे सामूहिक मांग। जैसे कोयला है, दूध है, इन वस्तुओं की बाजार के अंदर जब एक क्षेत्र में मांग की जाती है तो बहुत सारे क्षेत्रों में इनकी मांग अपने आप हो जाएगी, सामूहिक रूप से जुड़ी हुई होती है। जैसे बिजली का प्रयोग हम घरों में ही नहीं करते, हमारे औद्योगिक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में भी बिजली काम में ली जाती है। इसी प्रकार कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में हम विभिन्न मशीनों को चलाने के लिए करते हैं। दूध का प्रयोग हम विभिन्न मिठाइयां बनाने में या अन्य प्रकार से दूध के जो सामग्री बनती है उसके अंदर करते हैं। तो दूध, बिजली या अन्य प्रकार के ऊर्जा उपकरण, इनकी मांग को हम सामूहिक मांग की श्रेणी में शामिल करते हैं। तो इस प्रकार की जो मांग होगी वो कहलाएगी सामूहिक मांग। मतलब एक वस्तु के जब बहुत सारे उपयोग होते हैं, ऐसी वस्तुओं की मांग जब बाजार में प्रस्तुत होती है तो उसको हम कहेंगे सामूहिक मांग। तो मांग के विभिन्न प्रकार आज के वीडियो में आपको बताए गए। अगर किसी को कोई भी परेशानी हो तो अपने व्हाट्सएप नंबर से मुझे कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान पूछें।